गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 7 में वन एवं वन्य प्राणियों का संरक्षण। देखें, वन और वन्य प्राणियों का संरक्षण हम किस प्रकार से संरक्षण मतलब उनको किस प्रकार से बचा सकते हैं। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे कि वन्य और वन या वन्य प्राणियों को हम किस प्रकार से उनका संरक्षण कर सकते हैं। तो जनरली हम व्यक्तिगत प्रयास कर सकते हैं इसके लिए, और व्यक्तिगत प्रयास के साथ साथ समाज के प्रयास के अतिरिक्त सरकारी एजेंसियां जो है ये भी वनों और जंतुओं की क्या करती है, सुरक्षा। तो हमारा टॉपिक है वन एवं वन्य प्राणियों का संरक्षण। तो इनका संरक्षण कैसे कर सकते हैं? हम व्यक्तिगत कर सकते हैं, व्यक्तिगत रूप से भी इनका संरक्षण कर सकते हैं, और समाज के जो प्रयास होते हैं, समाज के प्रयासों और सरकारी एजेंसियां भी वनों एवं वन्य जंतुओं का या जंतुओं की सुरक्षा करती है। तो देखिए भाई, सुरक्षा की जिम्मेदारी हम अपने भी कंधों पे ले। हम यदि व्यक्तिगत रूप से वन और वन्य जंतुओं के संरक्षण का प्रयास करेंगे तो आगे जाकर समाज भी एकत्रित होगा और समाज के द्वारा भी वन और वन्य जीवों का संरक्षण होगा। यदि समाज जागृत हो गया तो सरकारी एजेंसियों को भी उनको जिम्मेदारी, हालांकि उनका काम होता है ये, लेकिन यदि हम समाज के लोग ही जागृत हो जाएं उनको संरक्षण प्रदान करने के लिए, तो सरकारी एजेंसियां भी बढ़ चढ़कर काम करेगी और उनके संरक्षण के लिए तत्पर होगी। तो सरकार उनकी संरक्षण और सुरक्षा के लिए क्या बनाती है, नियम। तो सरकार जो है, सरकार इनकी सुरक्षा संरक्षण के लिए क्या बनाती है, नियम बनाती है, विधियां बनाती है कि किस प्रकार से वनों और वन्य जीवों का संरक्षण किया जा सके, किस प्रकार से इन्हें बचाया जा सके। अब इसके लिए वन्य जंतुओं अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और जैव मंडल संरक्षण क्षेत्र पौधों और जंतुओं के लिए संरक्षित किए गए। तो पौधों और जंतुओं के लिए अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र, जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र जो है ये सुरक्षित है और इन क्षेत्रों की स्थापना की गई है। अब ये जो क्षेत्र है इनमें वनस्पति जात यानी किसी भी पेड़ पौधे और प्राणी जात और उनके संरक्षण, आवास के संरक्षण हेतु चिन्हित किए जाते हैं और जिन्हें वन्य जीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहते हैं। तो पौधों और जंतुओं के लिए कुछ पर्टिकुलर स्थान को चिन्हित कर दिया जाता है ताकि उनकी सुरक्षा हो सके। और इनमें ये कौन कौन से हैं? अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र है। वृक्षारोपण, कृषि, चारागाह, वृक्षों की कटाई, शिकार या खाल प्राप्त करने के लिए पहुंचे, इन क्षेत्रों में निषेध है। तो इन क्षेत्रों में क्या क्या निषेध है भाई?
तो इन क्षेत्रों में निषेध है, साहब कृषि नहीं कर सकते, कृषि भी नहीं कर सकते, वृक्षारोपण भी नहीं कर सकते, वृक्षों की कटाई, शिकार और इन पर विभिन्न प्रकार से क्या होती है, पूर्णतः निषिद्ध होती है, आप ये नहीं कर सकते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर स्थान है, इन स्थानों पर आप शिकार नहीं कर सकते या खाल प्राप्त करने के लिए पॉचिंग भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसके बाद अपन एक एक की बात करते हैं। राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो उससे पहले अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य की बात कर लेते हैं। वन्य जीव अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य, तो वन्य जीव अभ्यारण्य क्या है कि वह क्षेत्र जहां जंतु एवं उनके आवास सुरक्षित रहते हैं। तो वह क्षेत्र जहां जंतु एवं उनके आवास सुरक्षित रहते हैं। आप उनके आवास को छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, वहां पर जा नहीं सकते हैं या पशुओं को चराने नहीं जा सकते हैं। तो ये क्षेत्र कैसे हैं, आवास उनके कैसे हैं, सुरक्षित हैं और वो इन्हीं आवासों में रहते हैं। इसके बाद बात करें अपन राष्ट्रीय उद्यान की। राष्ट्रीय उद्यान, तो राष्ट्रीय उद्यान वन्य जंतुओं के लिए ये भी सुरक्षित क्षेत्र है जहां स्वतंत्र रूप से आवास और प्राकृतिक साधनों का वो उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो वन्य जंतुओं का सुरक्षित क्षेत्र, वन्य जंतुओं का सुरक्षित क्षेत्र जहां पर वह स्वतंत्र रूप से आवास एवं प्राकृतिक साधनों का उपयोग कर सकते हैं। प्राकृतिक साधनों का उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की बात करें तो वन्य जीवन। अब वन्य जीवन में कौन आ गए, पौधे और जंतु आ गए, और वन्य जीवन पौधों और जंतु संसाधनों और उसके क्षेत्र में आदिवासियों के पारंपरिक ढंग से जीवन यापन हेतु ये विशाल क्षेत्र होता है कि वन्य जंतु व पेड़ पौधों, वन्य जंतु और पेड़ पौधों के जीवन यापन के लिए एक ऐसा क्षेत्र होता है भाई, विशाल क्षेत्र होता है, बहुत बड़ा क्षेत्र होता है जिसमें ये स्वतंत्र रूप से जीवन यापन कर सकते हैं, स्वतंत्र रूप से जीवन यापन कर सकते हैं। और इसी से रिलेटेड हम यहाँ पर एक क्वेश्चन और सोल्व करते हैं कि जैव विविधता को कैसे संरक्षित किया जा सकता है। जैव विविधता को कैसे संरक्षित किया जा सकता है। जैव विविधता को कैसे संरक्षित किया जा सकता है। तो आंसर की बात करें तो पहला पॉइंट है कि साहब लोगों को शिक्षित करें, लोगों को शिक्षित करें, और लोगों को शिक्षित करके ही हम जैव विविधता को या उनके
जैव विविधता के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी दें ताकि वो इसके प्रति कैसे हो जाए, सजग हो जाए और वो भी जैव विविधता को क्या करेंगे, संरक्षित करेंगे। शिकार करने पर या शिकार पर रोक लगाकर, शिकार पर रोक लगाकर भी हम जैव विविधता को संरक्षित कर सकते हैं। राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य, अगला है राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य की स्थापना करके भी हम जैव विविधता को संरक्षित कर सकते हैं। और वन्य जीव अधिनियम 1972, वन्य जीवन अधिनियम 1972 के प्रावधानों को लागू करके भी हम वन्य जंतुओं की रक्षा कर सकते हैं और आधुनिक जैव तकनीकी अपनाकर तो इस प्रकार से हम विभिन्न जंतुओं को संरक्षित कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।